नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री लीडर्स जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए मेंटोर का रोल प्ले करेंगे। हम इनके साथ मौजूदा ट्रेंड्स को समझेंगे और नई संभावनाओं पर फोकस करेंगे। आई एम हैप्पी टू वेलकम श्री राहुल गौतम, मैनेजिंग डायरेक्टर शीला फोम। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश अग्रवाल जी, चेयरमैन अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहिनी केलकर, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्राइंड मास्टर मशीन्स। आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सर। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे राहुल साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और इस बैकड्रॉप में हो रहा है कि जब हम देख रहे हैं यूएस में, यूरोप में रिसेशनरी फियर्स हैं, इस समय आप इकोनॉमी के मूड को, अंडरटोन को किस तरह से देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? आपने ठीक कहा कि कुछ दिन पहले ही हमारी इकॉनमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई, यूके को ओवरटेक किया। और ये भी सही बात है कि दुनिया में सभी जगह यूके, यूएस, जर्मनी इस समय रिसेशन का पूरा माहौल है। और उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी इन टुडे, अनडाउटेडली। पर जनरल जो इस समय मैं देख रहा हूँ, कोविड के बाद में बढ़ तो रही है इकॉनमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो तो ज़रूर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ा के बढ़ रही है आगे, ऐसा लगता है जी। तो थोड़ा बढ़ती है आगे, फिर थोड़ा एक आध कदम पीछे लेती है। ये सेक्टर बाय सेक्टर अलग अलग तरीके से हो रहा है और समय समय के साथ में बदल रहा है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़े समय में ही, जब तक ये ईयर ख़त्म होगा, ये समाप्त होगा, बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगी। एंड वो बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया विल बी द बेस्ट प्लेस टू बी इन। तो मोहिनी जी, आप भी हमें बता सकें, ये जो बदलता दौर है, इस बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इन्हें टैप करने के लिए आपको क्या लगता है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज पर, कैसी रणनीति पर काम करना चाहिए उद्यमियों को? अपॉर्चुनिटीज इंडियन कस्टमर्स और इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा तौर पे है। ऑल्सो बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेल। सेकेंडली, इंडियाज इमेज आउटसाइड इंडिया इज इम्प्रूव्ड अ लॉट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। आज के वक्त में इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज है, दे आर इंडीड द बेस्ट। ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी है और एक्सपोर्ट के लिए भी है। एट द सेम टाइम जो एक्सपोर्ट के लिए देर आर चैलेंजेस बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशंस ग्लोबली, वेरियस वॉर सिचुएशंस। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अलग अलग टाइप के रूल्स ला रही है। visas are ever still a problem in many countries. रमेश जी, हम आपके पास अब आना चाहेंगे। आप हमें बता सकें, ये जो दौर है ये एक व्यू का वर्ल्ड है जिसमें काफ़ी वॉलेटाइल, अनसर्टन है, अनिश्चित दौर भी है जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपका क्या मानना है, आपका क्या नज़रिया है? आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? इनफैक्ट किसी भी देश की जो उन्नति और प्रगति वो निर्भर करती है उस देश के विजन के ऊपर। और विजन कौन लेती है? उस टाइम की सरकार लेती है। जनता ने तो चुन दिया। अब हमारे पास आज द बेस्ट पार्ट ये है कि जो विजनरी जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो अपने आप में एक अद्भुत है। मतलब इसको हम कुछ शब्द इन नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए। तो 2037 में तो वी आर गोइंग टू बी ए सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, सुपर पावर। जो कहते हैं वैभवशाली भारत जी, जो कभी सुना करते थे, वो वैभवशाली भारत 2037 में होने वाला है और होगा। जी, तो हम देख रहे हैं ये जो बदलाव हो रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है, 5G भी रोल आउट हुआ है, इन तमाम जो फास्ट पेस पे जो बदलाव हो रहे हैं, और क्योंकि कार्यक्रम एसएमईज पर केंद्रित है, कहीं आपको कोई डिजिटल डिवाइड तो नज़र नहीं आ रहा है कि एक तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे और जो माइक्रो उद्यमी हैं उनके सामने तो तमाम चुनौतियाँ रहती हैं, वो कैसे इसके साथ आगे बढ़ें? देखिए, डिवाइड है भी तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ। चैलेंजेस ज़रूर हैं उसमें। एक्सेप्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी की थोड़ा समय लेती है, कुछ थोड़ा डेटा को सेव करने का इशू रहता है, फिर अफोर्डेबिलिटी भी आ जाती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके लिए बहुत कदम उठा रही है। एक डिजिटल सक्षम इनिशिएटिव भी लिया है जिसके तहत सब लोगों को मदद करेंगे इसमें कि हमको डिजिटली आगे बढ़ना है। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिजिटली आगे बढ़ने के अलावा कोई भी ऑल्टरनेटिव है या कोई चॉइस है। कॉस्ट कम करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है,
अपने कस्टमर्स को रीच आउट करना है, चाहे सोशली रीच आउट करना है, अपने अपने व्यापार को बढ़ाना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, ये सब चीज़ों के लिए डिजिटली एक्टिव आपको रहना ही पड़ेगा। और जो हमारे MSME या SME भाई बंद हैं, उनके लिए तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनको रास्ता ये ढूंढना ही ढूंढना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मोहिनी जी, आप भी बता सकें अपना अनुभव इंडस्ट्री 4.0 पर, और क्या आप उस फ्रंट पर अपना मैसेज देना चाहेंगे? इंडस्ट्री 4.0 का ऐसा है कि जो मशीनरी अपने पास पहले से है उसको इंडस्ट्री 4.0 में कन्वर्ट करना थोड़ी मुश्किल बात है, और उसमें एडिशनल कुछ चीजें लगानी पड़ती है। और जो नई मशीनें हैं दे आर already industry 4.0 friendly. The important thing here is industry 4.0 will give you the data of rejections and various flaws in the whole manufacturing process. But how to remove those flaws is very important, and this is based on the robust engineering and the processes, the very stable and robust processes for manufacturing. So Indian industry is really learning this, and they have learned it very very fast. रमेश साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, आप अपने क्षेत्र में हमें इस फ्रंट पर भी बता सकें और डिजिटल पेमेंट्स के बारे में भी बता सकें, उस फ्रंट पर कैसे गतिविधियां हैं? 5 साल पहले की बात करें तो ऐसा लगता था कि डिजिटल बड़ा मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता। 6 साल पहले की बात करें, जब नोटबंदी से पहले की बात करें तो, और हमने सोचा कि अब तो ये हमारे ट्रेड के अंदर डिजिटल कभी मतलब सपने भी नहीं सोच सकते। और जो बदलाव आया नोटबंदी के बाद, क्योंकि मजबूरी हो गई कि कोई कैश हमारे पास हुआ नहीं, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या था, एक डिजिटल ही साधन था। जिनके पास था उन्होंने यूज किया, जिसके पास नहीं था उन्होंने बनाना शुरू किया। आप जैसे इस इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट पूरा कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वैसे किस तरह का फीडबैक है, क्या आंकलन आपका है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर? पेमेंट जो कैश था वो अनअकाउंटेड होता था। भाई 100 रुपये किसी को देने हैं तो पता नहीं 80 रुपये दिए जा रहे हैं, क्या 20 बीच में कौन खा रहा है। अब तो डायरेक्ट बिना किसी के माध्यम से कैशियर का कोई इंटरफियर ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने अपना जॉब किया, जॉब कंप्लीट की, ऐप के अंदर अपने मैसेज दिया कि जॉब कंप्लीटेड, और अपने आप ही सारा डिजिटल पेमेंट उसके अकाउंट में चला जाता है। ह्यूमन इंटरफियर ही नहीं है। जो बीच में कट थे वो थे, वो हमारे को भी प्रॉफिट बचने लग गया। दैट जेंटलमैन जिसके पास पेमेंट जा रहा है उसका भी उसका 100% पेमेंट करने लग गया। तो डिजिटल ने तो एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया, जिसके कारण 6-7% का अननेसेसरी के लोगों के खर्चे थे जो बीच में कट थे वो बच गए। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, क्लाउड ने एक बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दिया बड़ी कंपनियों के बीच में और स्मॉल कंपनीज के बीच में, और बड़ी कस्टमाइजेबल ऑफरिंग्स आ रही हैं उनकी ज़रूरतों के मुताबिक। जितना वो इस्तेमाल करें आईटी, उतना हम पे भी करें। बिल्कुल। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो एसएमईज में जो हिचकिचाहट होती थी टेक्नोलॉजी के प्रति, ये तमाम तरह की कई ऑफरिंग्स आ रही हैं जो काफ़ी इसको लुभावना बना रही हैं। जो हमारी कंपनी में एक छोटा विंग है, आईटी विंग, जिसमें हम सिर्फ एसएमईज के लिए काम करते हैं, और उसमें हर चीज़ जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आपकी रोज़ की अटेंडेंस है, उसका पे बिल है, कौन एब्सेंट है, उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, ये टोटल एक ऐप के ज़रिए होती है। और उसका पेमेंट जो है वो 150 रुपये पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से लेते हैं, विच इज़ नथिंग कंपेयर टू जो उसकी डिलीवरी है। और आज सब चीज़ सुथरी होने लगी, एंड हैं अबाउट 100 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, पर टोटली सब्सक्रिप्शन मॉडल है। मैडम के पास चलें, उससे पहले एक आपसे और व्यू लेना चाहेंगे। हम अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं, ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हैं और आगे की राह तलाश रहे हैं। तो उसमें ये भी हम देख रहे हैं कि इस कॉम्पिटिटिव दौर में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भारत में दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले हायर साइड पर रही है। ये जो गति शक्ति जो मास्टर प्लान है, इससे किस तरह की उम्मीदें हैं? ये किस तरह से एक गेम चेंजर हो सकता है और इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने होंगे? एक प्लेटफार्म पे सब ज्वाइन हो गए, बायर, सेलर, ट्रांसपोर्टर्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, सब एक पर हो गए। आपने शायद ताजुब होगा, पहले हम टायर खरीदते थे, एक साथ 50 टायर 100 टायर जी, और खरीद के रख लेते थे और ट्रक के लगाते थे। अब मालूम है हम टायर नहीं खरीदते, अब हम टायर की रनिंग खरीदते हैं, किलोमीटर पर टायर पर किलोमीटर। यानी कि मेरे टायर
6 टायर गाड़ी में लगे हुए हैं, वो गाड़ी चल रही है, यदि आज 40 किलोमीटर चली तो मेरा बिल 40 इंटू 6 टायर इंटू 15-16 पैसे जो भी हमारा रेट है पर टायर जी। तो ये सब डिजिटल के माध्यम से। अब इंश्योरेंस खरीद लेते थे 1 साल की, आज आप कार की, ट्रक की इंश्योरेंस क्या करते हैं 1 साल की। अब पॉलिसी बन रही है, मैं जितने किलोमीटर चलूंगा उतने किलोमीटर की मेरी इंश्योरेंस होगी। अब कोविड के अंदर हमारे 6 महीने ट्रक खड़ा हो गया, वी आर पेइंग अननेसेसरी। हम नहीं ट्रक चलाया फिर भी उनको पेमेंट किया इंश्योरेंस का 1 साल का। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम जितने किलोमीटर ट्रक चलाएंगे मेरा इंश्योरेंस उतने ही किलोमीटर का रहेगा, नहीं चलाया तो मेरा इंश्योरेंस नहीं लगेगा। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल। जो आज हमारी 14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट मानते हैं, कौन सा डाटा होगा सरकार का उसके माध्यम से, दिस हैज़ टू बी कम विद इन 1 डिजिट। 2 तरीके से, एक डिजिटल से, एक जो दुनिया भर का जो करप्शन में जो पैसा जाता है वो करप्शन पर ही भारत होगा उसकी वजह से। तीसरा जो हमारे सोर्सेज जो खाली है हमारे खामखा में जी, ये डिजिटल ही इसको भरपाई करेगा। मोहिनी जी, आप भी बता सकें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के मोर्चे पर आपका क्या मानना है और कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं? मेरा मानना है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरह से डेवलप होने की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी है, मगर इतने पैमाने में नहीं बढ़ी है जितनी कि आउटसाइड कंट्रीज में बढ़ी है। कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन मिलती है उसका लॉजिस्टिक का जो प्लान हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत जगह पे हिकअप्स आते हैं जो प्लानिंग के हिसाब से वो चलता नहीं है। कभी ये अवेलेबल नहीं है, कभी वो शिप अवेलेबल नहीं है, कभी और कुछ, कभी कस्टम क्लियरेंस में देरी लगती है। तो हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ये लॉजिस्टिक्स हैज प्लेड अ वेरी बिग चैलेंज। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री लीडर्स और जो तमाम ट्रेंड्स हैं उनको समझ रहे हैं और जो ग्रोथ की न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। आइए बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मोहिनी जी, आप हमें यह भी बता सकें इस दौर में आप एसएमई इंडस्ट्री को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से वो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ें, कैसे वो रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, या इनफैक्ट कहें वो स्मार्ट और सस्टेनेबल फैक्ट्रीज की तरफ बढ़े? आपका क्या मानना है? ग्लोबल सप्लाई चेन में जो ग्लोबल प्लेयर्स है, व्हाट दे लुक फॉर इज द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर एट अ फास्ट स्पीड। तो नया सेटअप लगा के उसको मैन्युफैक्चरिंग में लाके देन यू विल सप्लाई। इससे ये बेहतर है कि आज मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रेडी है, आपको जितना चाहे मैं एक्यूरेटली दे सकती हूँ, वो मायने रखता है। और ये जो चीज है, दिस स्केलिंग अप जिसको हम बोलते हैं, दिस स्केल ऑल्सो ब्रिंग्स इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस and also the quality, because when you are planning for higher volume production you are getting better machines, you are getting better setup to produce those goods. We should try and put a setup of the global level, global standards, and also at a little higher scale or much higher scale I would say than what is in your hands. राहुल साहब, ये देख रहे हैं जब हम ये ग्लोबली कनेक्टेड हैं वैल्यू चेन्स जो हैं, ऐसे में आपका क्या मैसेज होगा एसएमईज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग हो लेकिन सस्टेनेबल हो। जी बिल्कुल होगा। और एसएमईज के लिए मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि एकदम जंप नहीं मारना चाहिए कि हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कैलकुलेट करने लगें या इस तरह से देखने लगें। 2 चीज़ें ज़रूर करें। एक तो अपने यहाँ जितना स्क्रैप और वेस्ट है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर करें, स्क्रैप और वेस्ट का। और तीसरा, जो लॉज हैं उसके हिसाब से कोई पोल्यूशन ना करें। ये 2 चीज़ों का इस समय ध्यान रखें। बाद में फिर जब गवर्नमेंट की पूरी नीतियां आ जाएंगी और कार्बन फुटप्रिंट्स कैलकुलेट होने लगेंगे, बात की बात है। बट इस समय लिमिट योरसेल्फ टू मैनेजिंग स्क्रैप एंड वेस्ट एंड नॉट पोल्यूटिंग एनीथिंग, जो भी लोकल लॉज हैं उसके हिसाब से। रमेश जी, जहाँ तक आप ट्रकर्स की बात कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज भी है काफ़ी ज़्यादा।
उस फ्रंट पर क्या आपको लगता है थोड़ा वॉर फुटिंग पर काम करना होगा, मतलब इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा इसको एड्रेस करने के लिए? आज 94 लाख ट्रक है, जिसमें से 72 लाख ड्राइवर है। ड्राइवर तो है 94, पर चलाते हैं 72 लाख। उनसे पूछा गया भी आप ट्रक के ड्राइवर क्यों नहीं बनना चाहते? जैसे आप हमेशा कोई एडवोकेट का बेटा वकील बनना चाहेगा, सीए का बेटा सीए बनना चाहेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा। और ड्राइवरों से पूछा भाई आपके बेटे को ड्राइवर बनाओगे? वो बोले साहब क्यों मजाक कर रहे हो, मैं भीख मंगवा लूँगा पर ड्राइवर नहीं बनाऊँगा। तो कि भाई क्यों नहीं बनना चाहते? सबसे पहले उनका एक था कि हाईवे के ऊपर जब हम चलते हैं विदाउट एनी रीज़न कोई भी आदमी आकर रोकता है, जिसको पेपर नहीं पढ़ने आते वो हमारा गला पकड़ के नीचे उतारता है, बोला जी पेपर दिखाओ, तो हमारा सम्मान बढ़ता है। दूसरा, ट्रक ड्राइवर जब निकलता है तो महीनों महीने तक घर से वापस नहीं आता। तो इन पे हमने सबने काम किया और वो भी घुमा फिरा कर डिजिटल। दूसरे देशों में तो ये प्रोफेशन में अगर हम देखें, जो ट्रक ड्राइवर्स की जहाँ तक बात है, इसमें काफ़ी लुभावने पैकेजेस होते हैं और काफ़ी डिमांड में भी रहते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आप कह रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए बढ़ा जा रहा है। इसमें आप हमें स्किल्स, जब हम बात कर रहे हैं नए दौर की, तो नए तरह के स्किल्स हैं, उन स्किल सेट्स पर, साथ ही इंडस्ट्री का और एकेडमी के पार्टनरशिप पर भी आप क्या कहना चाहेंगे राहुल साहब? ये स्किल डेवलप बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आपने अभी जो बाहर के ट्रक ड्राइवर्स के बारे में बात करी, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड पीपल। और उस दिन जब प्रधानमंत्री जी ने 5G कहा था तो ये भी कहा था कि लेटेंसी नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो स्वीडन के ट्रक्स भी चला सकते हैं, ऐसी सोच तो बन सकती है। तो एंड में तो जो वहाँ पर मिलता है पैसा वही यहाँ पर मिलने लगेगा। किस तरह से कैसे होगा, डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, एकेडमिक इंटरवेंशन होगा, दोनों चीज़ें होनी पड़ेंगी। ऐसे दौर में जो लार्ज कंपनीज हैं वो भी जो एसएमईज इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जितनी भी लार्ज कंपनी है, एसएमई के बगैर उनका गुजारा नहीं है, मतलब वो उसके कंपोनेंट्स के हिस्से हैं। जब एसएमई नहीं जिएगी तो अल्टीमेटली बड़ी कंपनी कहाँ जिएगी? क्योंकि आप इन हाउस कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितनी कितनी चीज़ें करेंगे, तो कुछ चीज़ें जो कंपोनेंट डिफरेंट चीज़ की बनते हैं, सब कुछ करते हैं, वो एसएमई करती है। मेरी सोच ये होनी चाहिए कि मैं भी जीऊँ और साथ मेरे छोटे छोटे वेंडर भी जिए। ये पॉलिसी ही हमारे को आगे लेके जाएगी। और जो चीज़ें जो आगे आप जो कह रहे हैं, ये डिजिटल से सारा संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। फाइनल कमेंट आपसे लेते हैं, उससे पहले एक मैडम से कमेंट लेते हैं। मोहिनी जी, आप बता सके, आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो महिला उद्यमी हैं उनको कैसे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आकर्षित किया जा सकता है? मेरा ये मानना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत अलग अलग एंगल्स देखने पड़ते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, देन प्लानिंग, मार्केटिंग, एचआर, ये सारी जो चीजें हैं दे गो हैंड इन हैंड। और ये सारी चीजें हैंड इन हैंड करने की क्षमता वुमेन में ज्यादा होती है, लेडीज में ज्यादा होती है। तो इसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग में जो भी लेडीज आई है, दे हैव शोन दैट दे आर सक्सेसफुल। वुमेन वर्कफोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीजिंग. All industries are now giving gender preferences or having gender diversity goals, like for example 20% 25% of the workforce should be women employees. और आइए अब फाइनल कमेंट राहुल साहब आपसे लेंगे। जो आज बड़ी कंपनीज है, एक समय वो भी एसएमईज थी जी, तो अब जो एसएमईज हैं वो आगे किस तरफ बढ़ें इन नए मौकों में, बदलाव के दौर में, कोई चलते हुए आपकी तरफ से एडवाइस उनके लिए? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है उसको जैसे भी डिफाइन करते हैं, 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा। एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करिए, उसको मानिए कि बहुत एक अहम आपका स्तंभ है और उसको आगे बढ़ाना। एक तो जो क्विकनेस और फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका एक इंग्लिश में वर्ड तो एजिलिटी है कि एजाइल होना चाहिए, और एक रेजिलियंस। देखिए जिस तरह से कोविड आया, जिस तरह से और बड़ी इस तरह के इवेंट्स आते हैं, तो उनसे गिर के और फिर उठना वापस, दैट इज़ रेजिलियंस, वो ज़रूर होनी चाहिए। और तीसरी और लंबी बात सिर्फ, और छोटी बात सॉरी, ये है कि आप में ऑलवेज ऑन अ लर्निंग मोड, मतलब नेवर टू स्टॉप लर्निंग, और उसके लिए जो थोड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए वो बिल्कुल आप लेके चले। तो ये 3 चीज़ें, बी एजाइल, बी रेजिलियंट एंड बी हम्बल, ये एंटरप्रेन्योरशिप का बिल्कुल तीनों स्तंभ हैं और इन्हीं पे उनको बरकरार रहना चाहिए। और चुनौती हैं तो चुनौतियों में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, वही उद्यमियों का काम है। आपने अपने अनुभव से
जिस तरह से स्मॉल बिजनेसेस की हैंड होल्डिंग की, अपने तजुर्बे शेयर किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और समय हमें देने के लिए। थैंक यू राहुल गौतम साहब। रमेश अग्रवाल जी, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। मोहिनी केलकर जी, आपका भी शुक्रिया SME एक्सप्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज के स्पेशल एडिशन में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष हाजिर होंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।